रात के ठीक 9 बज रहे हैं। चेन्नई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश जो थी वो खिड़कियों पे पत्थर की तरह गिर रही थी। एक लड़का सिर्फ एक शॉर्ट्स और बनियान में तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में नंगे पैर भाग रहा था। उसके पीछे कोई भी आवाज़ नहीं है, कोई भी कदमों की आवाज़ नहीं आ रही है, कोई भी चीख नहीं सुनाई दे रही है, बस एक घंटी की आवाज़ आ रही है। वो लड़का गिनता जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद घंटी रुक जानी चाहिए थी, लेकिन 10वीं बार घंटी बज जाती है। और उस हॉस्टल में एक पुराना नियम था, अगर घंटी 9 से ज्यादा बार बजे तो कमरे से बाहर मत निकलना। और वो लड़का बाहर था। क्या हुआ रहेगा उसके साथ, सोचिए। दोस्तों, आज ना मुझ पे थोड़ा सा यकीन रखना, क्योंकि आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो चेन्नई के एक 90 साल पुराने कॉन्वेंट हॉस्टल की है। एक ऐसी जगह जिससे कभी नन्स चलाया करती थी, जो नन्स होते हैं, और आज सिर्फ मर्द चलाते हैं। और इस बदलाव की कीमत किसी ने तो चुकाई है। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस, एक और एक बात मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि हम लोग स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है बाय द नेम ऑफ स्टोरीज बाय अमान पारकर। एंड गाइस, हम लोग हर मंडे एक नई कहानी हमारे स्पॉटिफाई पे भी अपलोड करते हैं। तो अगर आपको स्क्रीन बंद करके सुनने का शौक है, या फिर गाड़ी चलाते वक्त सुनने का शौक है, या फिर सोते वक्त सुनने का शौक है, तो आप स्पॉटिफाई पे भी जाके सुन सकते हो। अब ये कहानी शुरू होती है। चेन्नई का सेंथोम एरिया, समुंदर बिल्कुल सामने, और समुंदर की हवा में हमेशा नमक और पुराने चूने की स्मेल आती थी। इसी इलाके में गली के अंदर खड़ा है सेंट एग्नेस रेजिडेंसी। बाहर बड़े से गेट पे नया सा बोर्ड लगा हुआ है, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल स्कूल, एसी नॉन एसी, मेस फैसिलिटी अवेलेबल जैसा लिखा हुआ होता है। लेकिन उस नए से बोर्ड के पीछे पत्थर पे खुदा हुआ पुराना नाम आज भी दिखता है, सेंट एग्नेस कॉन्वेंट होम, सिंस 1934। बिल्डिंग की शक्ल टिपिकल कॉन्वेंट वाली है। लंबे आर्क्ड कॉरिडोर है, रेड ऑक्साइड फ्लोर है जो कि चलने पे एकदम ठंडा ठंडा लगता है। छत पे लकड़ी की बीम्स हैं, और सबसे ऊपर एक छोटा सा बेल टावर है जिसमें आज भी एक काले रंग के लोहे की घंटी लटकी हुई है। बहुत लोग कहते हैं कि उस घंटे की रस्सी कब की काट दी गई है, लेकिन फिर भी कभी कभी आवाज़ सुनाई देती है। और गाइस, ये जो घंटी वाली बात है ना, कि थोड़ा अपने ना दिमाग में रखिए, आगे जाके आपको कहानी में मदद होगी। 1934 से 1979 तक ये जगह नन्स चलाती थी। यहाँ अनाथ लड़कियाँ रहती थी, और 1979 में रातों रात ये कॉन्वेंट बंद हो गया अपने आप। नन्स यहाँ से चली गई और एक प्राइवेट ट्रस्ट ने इसे ले लिया। एक ट्रस्ट जिसके सारे ट्रस्टीज मर्द थे। तब से लेके आज तक इस बिल्डिंग में एक भी औरत वार्डन नहीं आई है, सिर्फ मर्द। वार्डन, कुक, सिक्योरिटी, सुपरवाइजर, सब के सब मर्द। और ये बात सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट क्लू है। यहाँ हाल ही में 5 स्टूडेंट्स रहने के लिए आए थे। आरव मेनन, जो कि कोची में रहने वाला लड़का था, एकदम शांत और इंट्रोवर्ट टाइप का था। दूसरा है रेहान कुरैशी। इसे ना हमेशा से रील बनाने में बहुत ज्यादा शौक था। हर एक चीज को रिकॉर्ड करके वो इंस्टाग्राम पे डाल दिया करता था। तीसरा था केविन सेल्वराज, ये चेन्नई में ही रहने वाला एक लोकल था। चौथा था निखिल भट्टाचार्य। एंड गाइस, निखिल को अगर कोई भी कभी भी कहता था कि भूत प्रेत सच होते हैं, तो निखिल उन बातों पे हंस दिया करता था। और 5वीं स्टूडेंट थी दीपा रवि। वो गर्ल्स विंग में रहती थी, लेकिन अक्सर लाइब्रेरी में जाया करती थी। और इन सबके वार्डन का नाम था माइकल पिंटो। माइकल पिंटो इस हॉस्टल में पिछले 40 सालों से थे, और यहाँ के हर एक कोने से वाकिफ थे, जिसके साथ साथ उन्हें यहाँ के हर एक राज के बारे में भी पता था। लेकिन माइकल पिंटो बहुत ज्यादा अच्छे इंसान थे, बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा करते थे। कभी भी उनको ना किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होने देते थे, हर चीज अपने सर पे उठा लेते थे। शुरुआत में ही पिंटो ने सभी नए स्टूडेंट्स को कुछ रूल्स बुक दिए थे। आरव उस बुक को लेता है और पढ़ते पढ़ते ही हंसने लगता है। रूल्स ये थे कि रात के 10 बजे के बाद कॉरिडोर में सीटी मत बजाना, शुक्रवार की रात टेरेस पे मत जाओ, मतलब फ्राइडे की रात को टेरेस पे नहीं जाना है। तीसरा रूल, तीसरी मंजिल के वॉशरूम का आखिरी क्यूबिकल बंद रहता है, उसे खोलने की कोशिश मत करना। रात को अगर कोई आपका नाम पुकारे तो जवाब मत देना।
सिर्फ गिन लो कि कितनी बार नाम पुकारा गया है। और एक बात, घंटी अगर 9 से ज्यादा बार बजे तो दरवाजा बंद करके अंदर ही रहना। आरव पूछता है, सर घंटी तो है ही नहीं, I mean, रस्सी ही नहीं है उस बेल में। पिंटो उसकी आंखों में देख के सिर्फ इतना कहता है, तो फिर टेंशन किस बात की है बेटा, साइन करो। पहला हफ्ता नॉर्मल जाता है। मेस का खाना, एग्जाम की टेंशन, रेहान के रील्स, केविन का तमिल म्यूजिक, सब कुछ एक नॉर्मल हॉस्टल जैसा ही फील दे रहा था। फिर आता है वो थर्सडे, रात के 10 बज चुके थे। रेहान कॉरिडोर में फोन की टॉर्च ऑन करके रील बना रहा था और वो जानबूझ के रूल नंबर 1 तोड़ रहा था। वो सीटी बजा रहा था। कैमरा के सामने बोलता है, गाइस इस हॉस्टल में एक रूल है कि सीटी नहीं बजानी है रात को, देखते हैं क्या होता है, मैं तो बजाऊंगा। फिर वो सीटी बजाता है, एक लंबी सीटी, कुछ नहीं होता। वो हंसता है, कैमरा बंद कर देता है और वापस अपने रूम के तरफ मुड़ता है। और तभी पूरे कॉरिडोर में दूसरे कोने से कोई और सीटी बजाता है। बिल्कुल वही धुन, बिल्कुल वही लेंथ की, सेम टू सेम आवाज वाली सीटी। रेहान की टॉर्च उस कोने पे पड़ती है। वहां कोई नहीं है, सिर्फ दीवार है और दीवार पे एक पुराना वुडन क्रॉस टंगा हुआ है जो कि धीरे धीरे उल्टा हो गया। रेहान भागते हुए रूम में आता है और वो उस रात को आरव के रूम में ही सो जाता है। सुबह तक वो इसको मजाक बना चुका था कि भाई कोई वॉचमैन होगा, हवा होगी, छोड़ना। लेकिन उसके फोन के रील में, जो उसने खुद शूट किया था अपने फोन से, बैकग्राउंड में एक आवाज रिकॉर्ड हुई थी, बहुत धीमी, एक औरत की आवाज। और वो तमिल या फिर इंग्लिश में नहीं कुछ कह रही थी, लैटिन भाषा में कुछ तो कह रही थी। निखिल उसे ट्रांसलेट करवाता है, मतलब निकलवाता है, और उसका मतलब था, सारे बच्चे सो जाओ। निखिल कहता है, ये फेरेडोलिया है। दिमाग रैंडम नॉइज में पैटर्न ढूंढता है। केविन उसकी तरफ देख के कहता है, भाई मेरे दादी ने बोला था ऐसा कुछ। उस बिल्डिंग में जो सिस्टर थी वो बच्चों को सुलाने के लिए घंटी बजाया करती थी और अगर कोई नहीं सोता था तो वो खुद आ जाती थी। मुझे नहीं पता, मेरे दादी ने कहा था ऐसा। और केविन तो यहाँ का लोकल था, उसको सारी चीज़ें पता थी कि आसपास क्या होता था, तो शायद उसकी दादी ने उसको सच ही कहा होगा। रेहान को लग चुका था कि उसकी रील वायरल होने वाली है और उसने डिसाइड किया कि अब वो रूल नंबर 2 तोड़ेगा। फ्राइडे की रात टेरेस में आरव, केविन और निखिल उसको बहुत रोकते, वो नहीं रुकता। रात के 11:40 पर चारों टेरेस पे जाते हैं। टेरेस पे एक पुराना ओवरहेड वाटर टैंक है जिसका ढक्कन सीमेंट से सील किया गया था। प्लास्टिक का नहीं था, सीमेंट का था। किसी ने जानबूझ के इसे परमानेंटली बंद किया था। रेहान टैंक पे चढ़ के रील बनाता है और फिर तभी आरव को वो चीज दिखती है जो वो आज तक नहीं भुला पाया। टेरेस के फ्लोर पे सीमेंट पे गीले पैरों के निशान बन रहे हैं, छोटे पैर बच्चों के, और वो निशान टैंक से शुरू होके बेल टावर की तरफ जा रहे हैं। बारिश उस रात को नहीं हुई थी, टेरेस बिल्कुल सूखा था और एक निशान और था, बड़े पैरों के, एक अडल्ट के, लेकिन उल्टे। मतलब वो निशान बेल टावर से टैंक की तरफ आ रहे थे, जैसे कोई बच्चों को लेने आया हो। चारों भाग के नीचे आते हैं। फिर सीढ़ी पे उन्हें वार्डन पिंटो मिलता है। पिंटो के हाथ में टॉर्च है और उसके चेहरे पे गुस्सा नहीं है, डर है। और सिर्फ इतना कहता है, कितने बार नाम पुकारा गया? किसी को समझ नहीं आता। रेहान हंसता है और कहता है, सर नाम किसने पुकारा? पिंटो उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, बहुत धीमी आवाज में कहता है, बेटा तुम्हें सुनाई नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि पुकारा नहीं गया। अब दीपा जो इन लोगों की ही दोस्त थी, वो लोग भी, उसको भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी आ रही थी ये सब चीजों में। फिर जब रेहान ये सारी चीजें दीपा को बताता है तो वो श्योर थी कि पक्का ये सारी चीजें रूल्स तोड़ने की वजह से ही हो रही है और यहाँ जो कुछ भी है वो थोड़ा डरावना है। लेकिन इसके साथ साथ दीपा को ये भी लग रहा था कि अगर वो लोग बच के रहना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ के इतिहास को जानना होगा, क्योंकि यहाँ वाकई में कुछ गहरा दफन हुआ राज है और वो है ही है, वो यहीं पे है, जो भी है हमारे आसपास है। दीपा इस पूरे मामले को साइकोलॉजी असाइनमेंट समझ के डिग करना शुरू करती है। वो एग्मोर के कॉनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी जाती है।
पुराने तमिल और इंग्लिश न्यूज़पेपर के माइक्रोफिल्म आर्काइव्स खोलती है और 1979 का एक छोटा सा कॉलम ढूंढ निकालती है। हेडलाइन कुछ इस तरीके की थी, द कॉन्वेंट होम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फाउंड डेड, पुलिस कॉल इट सुसाइड। कहानी ये थी कि 1979 में सेंट एग्नेस कॉन्वेंट होम में 38 अनाथ लड़कियां रहती थी। उस साल एक ट्रस्ट ने बिल्डिंग का लीज अपने नाम पे करवा लिया था। ट्रस्ट का प्लान था बिल्डिंग को कमर्शियल हॉस्टल बना देना। सिस्टर बेनाडेट रोजारियो ने साइन करने से मना कर दिया था। उसका एक ही सवाल था कि मेरी जो ये बच्चियां हैं, ये जो लड़कियां हैं जो कि अनाथ हैं, उनका क्या होगा। ट्रस्ट ने प्रेशर बनाया, म्युनिसिपल कंप्लेंट्स, फंडिंग रोक दी, बिजली पानी सब काट दिया और 14 अगस्त 1979 की रात साइक्लोन की बारिश में सिस्टर बेनाडेट का बॉडी उसी ओवरहेड वाटर टैंक में मिलता है। रिपोर्ट में लिखा गया था सुसाइड बाय ड्राउनिंग। लेकिन दीपा को एक और एक चीज मिली। उस रिपोर्ट में एक लाइन थी जो पुलिस ने इग्नोर कर दी। सिस्टर बेनाडेट के हाथ में एक रोजेरी की चेन थी, जो क्रॉस बना हुआ रहता है, वो वाली चेन। लेकिन उसके जितने भी बेड्स थे, जो मोतियां होती है, वो उनके हाथ में नहीं थे। पूरे बिल्डिंग में अलग अलग जगह पे फैले हुए थे। किसी ने उन्हें जानबूझ के ढूंढ के छुपा दिया था। कौन था किसी को कभी पता नहीं चला। और उस रात के बाद 38 में से 7 लड़कियां कभी ट्रेस ही नहीं हुई। रिकॉर्ड में लिखा था रीलोकेटेड। कहाँ रीलोकेटेड, किसने किया, कुछ नहीं लिखा था। वो 7 लड़कियां कहाँ गई कभी किसी को पता नहीं चला। दीपा ये सब आरव को जाके बताती है। फिर वो एक आखिरी लाइन पढ़ती है जो उसके हाथ कांपने पर मजबूर कर देती है कि ट्रस्ट के फाउंडिंग ट्रस्टी का नाम था मिस्टर एंथनी पिंटो। दीपा को एक शौक लग चुका था। कई दिनों तक वो अपने कमरे में चुप सी रहने लगी। अब संडे का दिन आता है जब दीपा फाइनली सोचती है कि मुझे ये सारी चीज़ें रेहान को जाके बतानी चाहिए। तब वो तुरंत रेहान को ढूंढने लगती है, लेकिन रेहान कहीं पे भी नहीं था। रूम अंदर से लॉक था, उसका फोन बेड पे था, चप्पल दरवाजे के बाहर, खिड़की एकदम बंद, कहीं कोई जबरदस्ती के निशान नहीं। पुलिस आती है, कंप्लेंट लिखती है, मिसिंग पर्सन, पॉसिबली रैन अवे। उसके पेरेंट्स हैदराबाद से आते हैं। पूरे हॉस्टल में 2 दिन तक कोई नहीं सोता। और फिर आरव रेहान का फोन खोलता है। उसमें आखिरी रील है उस रात 11:02 पे शूट की हुई। रेहान अपने रूम में है, हंसता हुआ कैमरे के सामने कहता है, भाई ये लोग बोलते हैं नाम पुकारे तो जवाब मत दो, मैं तो जवाब दूंगा, देखते हैं। और फिर वो साइलेंट होता है। कैमरा चलता रहता है। 14 सेकंड तक कुछ नहीं होता। फिर वो कैमरा की तरफ देख के बोलता है, हाँ तो कोई है कि नहीं है। और उसी सेकंड उसके पीछे वाली दीवार पे, जहां कुछ भी नहीं था, एक छाया, एक शैडो जैसी बन जाती है। इंसान की नहीं, एक हैबिट की, नन के कपड़ों की, सर से लेकर जमीन तक एक वेल। और उस छाया में चेहरा नहीं है, सिर्फ एक काला सा अंधेरा है जहां पे असल में चेहरा होना चाहिए। और जैसे ही वो उस परछाई की तरफ देखता है, वीडियो वहीं पे करप्ट हो जाता है। जब निखिल को ये सब पता चलता है तो उसे अब भी ये लग रहा था कि ये किसी प्रेत आत्मा या फिर कोई रूल तोड़ने की वजह से नहीं हुआ है। ये साबित किया जा सकता है कि रेहान सच में कहीं तो भाग गया है। फिर वो तय करता है कि मैं खुद एक रूल तोड़कर दिखता हूं। वो डिसाइड करता है एक रात वो 3री मंजिल के उसी टॉयलेट के आखिरी क्यूबिकल में बिताएगा। रूल नंबर 3 तोड़ेगा। वो अपने साथ कैमरा, थर्मोमीटर, ईएमएफ मीटर और एक नोटबुक ले जाता है। सुबह 6 बजे केविन और आरव उस वॉशरूम का दरवाजा खोलते हैं। निखिल अंदर है, जिंदा है, बिल्कुल ठीक है, बैठा हुआ है, आंखें खुली है, मुस्कुरा रहा है। और उसकी नोटबुक में 114 पेजेस में बस लिखे जा रहा है और एक ही लाइन वो बार बार लिखे जा रहा है। अलग अलग हैंड राइटिंग में लिख रहा है। कुछ बचपन की राइटिंग में लिख रहा है, कुछ लड़कियों की राइटिंग में लिख रहा है, कुछ ऐसी राइटिंग में लिख रहा है जो कि निखिल की है ही नहीं। लाइन थी, सिस्टर हम सो गए, अब आप भी सो जाइए। निखिल उस दिन के बाद कभी भी नॉर्मल नहीं हुआ। उसे कोलकाता ले जाया गया। आज वो बोल सकता है, खा सकता है, चल सकता है, लेकिन वो रात को 9 बजे से पहले अपने आप को रूम में बंद कर लेता है, हर रोज। आरव और केविन उस रात गुस्से में पिंटो के ऑफिस में घुस जाते हैं। आरव उसके टेबल पे वो न्यूज़पेपर कटिंग रखता है। पिंटो बिना गुस्सा किए, बिना हैरान हुए
अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है। बहुत देर तक चुप रहता है, फिर अपनी दराज खोलता है और उसमें से एक छोटी सी डिब्बी निकालता है। उसमें 54 रोजेरी बेड्स है। वो कहता है, मेरी उम्र 11 साल थी जब मेरे पिता ने ये बिल्डिंग ली थी। उस साल में यहीं था, मैंने देखा था सिस्टर को टैंक तक घसीटा गया। उन्होंने मरने से पहले सिर्फ एक बात कही थी कि जब तक इस छत के नीचे एक भी मर्द सोता रहेगा वो हर साल एक को अपने साथ ले जाएगी, क्योंकि मर्दों ने ही उस रात उनके बच्चों को छीना था। केविन पूछता है, तो आपने हॉस्टल बंद क्यों नहीं किया? पिंटो हंसता है, बहुत थकी हुई हंसी। क्योंकि जिस साल कोई नहीं होता है उस साल वो मुझे लेने आती है। मैं 40 साल से अपनी बारी टाल रहा हूं और यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। भूत ने कुछ नहीं किया था। एक जिंदा आदमी ने हर साल एक बच्चे को उस छत के नीचे सोने दिया, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। अब ये कुछ दिनों बाद की बात है। 15 अगस्त की रात थी। पूरे चेन्नई में पावर कट था। तेज तूफान का माहौल था। रात के ठीक 9 बजे घंटी बजती है। पूरा हॉस्टल एक साथ गिनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10वीं घंटी भी बज जाती है। पूरा हॉस्टल एक साथ अपना दरवाजा बंद करता है। आरो और केविन अपने रूम में, दरवाजा बंद, और कॉरिडोर में कदमों की आवाज आती है। नंगे पैर, गीले, एक नहीं 7 जोड़ी पैर, और उनके पीछे एक धीमी सी आवाज, जैसे कोई लैटिन में लोरी गा रहा है। वो कदम पिंटो के रूम के सामने जाके रुकते हैं। और उस रात के बाद वार्डन पिंटो कभी नहीं मिला। उसका रूम अंदर से बंद था। कुर्सी पे उसकी चाबियों का गुच्छा था और टेबल पे वही डब्बियां थी, लेकिन खाली। सारे बेड्स गायब थे। सुबह तक बारिश रुक जाती है, बस। फिर उसके बाद क्या हुआ वो किसी को भी नहीं पता। आज सेंट एग्नेस रेजिडेंसी बंद है। गेट पे ताला है। लोकल लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, लेकिन सैंथोम के ऑटो वाले आपको आज भी रात को उस गली से नहीं ले जाएंगे। आरव आज बेंगलोर में है। अच्छी जॉब है, अपना फ्लैट है, सब नॉर्मल है। बस एक प्रॉब्लम है, हर रात 9 बजे उसे एक घंटी सुनाई देती है। वो गिनता है, 9 बार बजती है घंटी और फिर रुक जाती है। वो डरता नहीं है, क्योंकि 9 मतलब सेफ। लेकिन वो हर रात गिनता है, हर रात, क्योंकि वो जानता है एक दिन किसी तो रात 10वीं घंटी भी बज सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इस कहानी को सच और फिक्शन कैटेगरी से थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि जगह का नाम, साल और लोगों का नाम मैंने बदल दिया है। और क्यों बदले हैं ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, ऑफ कोर्स फॉर सम लीगल रीजंस। क्योंकि आपने सुना रहेगा कि पिछले बार गोवा के ऊपर किसी ने कुछ कहानी बना दी थी, या फिर किसी भी जगह के ऊपर कहानी बना देते तो फिर उनके घर पे दस्तक देने आ जाते हैं हमारे लीगल लोग। तो इसके लिए उसको खाली मिनिमाइज करने के लिए, उस एक जगह पे नहीं जाने के लिए, उससे बचाव करने के लिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सेफ रखने के लिए मैंने ये चीज़ करी है। अब मुझे आपसे 2 सवाल पूछने हैं। पहला, क्या सिस्टर बेनेडिक्ट विलन थी, या फिर आज भी वो सिर्फ अपने उन बच्चों को ढूंढ रही है जो उस रात को उनसे छीन लिए गए थे? और दूसरा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, असली भूत कौन था, या फिर असली शैतान कौन था? वो औरत जो 1979 में मर गई, ये जो नन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो सिस्टर, या वो आदमी जो 40 साल तक हर साल एक बच्चे को उसके सामने रखता रहा सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, आज रात 9 बजे एक बार गिन लीजिएगा कि 10 बार घंटी बजती है कि नहीं।